नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अप्रैल सीरीज की एक्सपायरी के दिन बाजार में तेज वॉलेटिलिटी। निफ्टी ऊपरी स्तरों से 150 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,000 के करीब। एक्सिस, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट से ज्यादा फिसला। हालांकि हल्की बढ़त के साथ मिड कैप स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। अच्छे नतीजों के बाद चला नैम इंडिया का शेयर 6% उछलकर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही सिटी यूनियन बैंक में भी रफ्तार। स्पॉटलाइट हिंडाल्को, कोचिन शिपयार्ड में भी मजबूती। उधर मजबूत चार्ट के दम पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, एम्बर एंटरप्राइजेज में भी खरीदारी। आरबीआई के सख्त प्रोविजनिंग नियम से पीएसयू बैंकों में बिकवाली। इंडेक्स 1% ज्यादा फिसला। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। नए नियम और शेयरों पर बिग स्टॉक्स में हुआ था आज सटीक एनालिसिस। कमजोर बाजार में भी कैपिटल मार्केट शेयरों में अच्छी तेजी। 1% ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। साथ ही मेटल, ऑयल एंड गैस में हल्की बाइंग। वहीं ऑटो, एनबीएफसीज, आईटी में दिख रहा है दबाव। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ अनुबंध की नीरज शेदा। लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि बाजार में क्लियरली वोलेटिलिटी क्वाइट विजिबल है। इंडेक्स लेवल पर खास तौर से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हालांकि बना हुआ है। निफ्टी इस समय 24,000 के आसपास है। हालांकि दिन के लोअर लेवल्स भी हैं जहां पर बाजार इस समय कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्तरों पर ना टिकते हुए अब थोड़ा सा नीचे आया है। सिमिलरली अगर देखेंगे सेंसेक्स को, निफ्टी बैंक को, इनफैक्ट फाइनेंशियल्स में तो हमने कल भी पार्टिसिपेशन नहीं देखा था और आज भी पीछे ही है। अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली यहाँ दिख रही है। सेंसेक्स 384 अंक नीचे है। 1% से ज्यादा का नुकसान आपको निफ्टी बैंक में दिख रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल्स लगभग 0.1% नीचे है। पीएसयू बैंक इंडेक्स आपको नीचे दिखाई देगा। इनफैक्ट पहले निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स से आपको दिखाते हैं। निफ्टी बैंक तो 664 पॉइंट नीचे कारोबार कर ही रहा है, लेकिन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी लगभग 2% का नुकसान आज देखने को मिल रहा है खबरों के इम्पैक्ट की वजह से। अब लेकर आते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स का हाल। प्रेशर यहाँ भी है, लेकिन प्रेशर इन द सेंस कि बहुत बाइंग नहीं है। फ्लैट से नेगेटिव साइड पर यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट थोड़े वॉलेटाइल हैं मिड कैप। अब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मिड कैप लाल निशान में थे, अब वापस 1/4% ऊपर है। तो कंपैरेटिवली बेटर प्लेस आपको दिखाई देंगे मिड कैप और स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स आधा % ऊपर कर रहे हैं कारोबार इस समय। एक बार लेकर आते हैं एनएससी स्टैट्स। मार्केट की ब्रेथ को समझने के लिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली कम है। 1336 स्टॉक्स ही जो बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। वहीं गिरने वाले स्टॉक 1706 हैं। यानी जो मूड माहौल है वो थोड़ा सा बियरिश साइड पर ही आज इंक्लाइन दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं सेक्टोरल हीट मैप। तो क्लियरली आज जो प्रेशर जिन पॉकेट्स में देखने को मिल रहा है वो डिसाइसिव है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 2% नीचे है ही, जैसे हमने जिक्र भी किया। निफ्टी बैंक 1% नीचे है। फाइनेंशियल्स में 0.1% की कमजोरी है। इसके अलावा थोड़ा प्रेशर आपको आईटी और ऑटो में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये दोनों ही इंडेक्स लगभग 0.1% नीचे कारोबार कर रहे हैं। वहीं डिफेंस साथ ही एफएमसीजी ये फ्लैट टूवर्ड्स नेगेटिव साइड पर है। बाइंग कहाँ है? ऑयल एंड गैस में, मेटल्स में, छोटी छोटी स्मॉल कैप में पॉकेट्स हैं जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। फार्मा कैपिटल को इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन इस मार्केट के मूड के बीच में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करते हैं। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी अंडर प्रेशर तो दिखाई दे ही रहे हैं। क्या रेंज आप एंटिसिपेट कर रहे हैं टिल मार्केट क्लोजिंग दोनों ही इंडेक्स पर? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ है। जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो दोनों इंडाइसेस ने रीटेस्ट किया, मगर दोनों ही इंडाइसेस वहां से सेलिंग प्रेशर के अंडर आए और फिर नीचे आए हैं। सो एक नेगेटिव है, तो आज के लिए थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर और हावी रहेगा। आई बिलीव निफ्टी नीचे में 23,900 950 तक आ सकता है। तो इनकेस आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप यहाँ से बिकवाली करके चल सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 23,900। ऊपर में 24,070 आपका स्पॉट में स्टॉप लॉस रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सिमिलर इज द केस। इसमें तो 200 डे मूविंग एवरेज भी 50 के पास में ही था और दोनों ही जो एवरेज है उसे छूकर बैंक निफ्टी नीचे आया है। आई बिलीव एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है बैंक निफ्टी में और देयर इज अ चांस कि आज के दिन में 55,300 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो 55,300 के टारगेट के साथ में बिकवाली करके चल सकते हैं। दोनों ही जो कॉल्स है सिर्फ इंट्राडे है, आपको आज ही क्लोज करके जाने हैं और स्टॉप लॉस जो रहेगा 55,750 का रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहेगी? देखिए, एक बाय और एक सेल रहेगा मेरे हिसाब से। मिड कैप आईटी एंड मोस्ट ऑफ द आईटी नेम्स में अभी जो बिकवाली है वो खत्म होते हुए दिख रही है। आई बिलीव यहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। तो एलटीएम
ये आप बाय करके चले। नया नया एफएनओ में भी आया है। ये जो स्टॉक है इसमें बहुत बढ़िया एक रिवर्सल दिख रहा है, तो करंट लेवल से आप बाइंग करके चले। नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 4290 का, ऊपर में 4650 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। दूसरा शॉर्ट कॉल रहेगा अशोक लीलैंड पे। ये जो स्टॉक है लगातार अप ट्रेंड में था, मगर अभी जो पैटर्न है थोड़ा नेगेटिव बन चला है। एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है, उसे रीटेस्ट करके वापस सेलिंग आई है। आई बिलीव करंट लेवल से आप इसका फ्यूचर, नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर, मई का सीरीज का फ्यूचर आप बिकवाली करके चल सकते हैं 174 के स्टॉप लॉस के साथ में। नीचे में 158 का आपको टारगेट नजर आ सकता है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो। अशोक लीलैंड एक स्टॉक जहां पर बिकवाली की राय दी गई है। लेकिन अब लेकर आते हैं आपके सामने मिड कैप्स का हाल। और मिड कैप इंडेक्स हालांकि फ्लैट है, पॉजिटिव है, थोड़ा ऊपर नीचे के दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन पॉकेट्स के साथ शुरुआत करते हैं जहां पर वीकनेस आज के सेशन में दिखाई दे रही है। शुरुआत में ही लेकर आते हैं गेनर्स लूजर्स की लिस्ट में लूजिंग साइड वाले शेयर्स। एनबीएफसी के साथ शुरुआत करते हैं जहां पर प्रेशर है। अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज 3.25% नीचे है, 1.5% नीचे कैनफिन होम्स है। चोला इन्वेस्ट में 1% की कमजोरी और श्रीराम फाइनेंस लगभग 2.5% नीचे कर रहा है कारोबार। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स भी वीक है, इंडेक्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर है आज। और यूनियन बैंक 4% नीचे, 2.5% नीचे कैनरा बैंक, पीएसयू बैंक 2% नीचे, 2% नीचे है बैंक ऑफ इंडिया। क्विकली नजर डालेंगे अब आईटी स्पेस में जहां पर प्रेशर है आज के सेशन में। जेंसर टेक्नोलॉजी 3.5% नीचे, 3% नीचे मास्टेक, टाटा टेक 2.5% नीचे, 2% नीचे कर रहा है साइंट ट्रेड। शुगर स्टॉक्स भी कमजोर हैं आज के सेशन में। द्वारिकेश शुगर 3% नीचे, 3.25% नीचे धामपुर शुगर, उत्तम शुगर में 2.5% की कमजोरी, मगर शुगर में 3.5% की वीकनेस है। अब दो ऐसी पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर डिसाइसिव बाइंग देखने को मिली है। एक तो है ऑयल एंड गैस, चेन्नई पेट्रो 5.5% ऊपर है, एचओईसी में 6% की तेजी है, ऑयल इंडिया 3.25% ऊपर है, 2% ऊपर है गुजरात गैस। और साथ ही फार्मा में भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में, जिसमें कोहेंस लाइफ साइंसेज कल तो 20% के सर्किट पर क्लोज हुआ था, आज भी 11% ऊपर है। डिशमन 7% ऊपर, नोवार्टिस 7.5% ऊपर, ग्लेनमार्क फार्मा में 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये रहा मिड कैप्स के पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन अभी हमने पीएसयू बैंक पॉकेट देखी थी। पीएसयू बैंक इंडेक्स 2% से ज्यादा नीचे है, सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स है आज के सेशन में, और एक तेज गिरावट सभी शेयरों में देखने को मिल रही है। दरअसल बैंकों के लिए आरबीआई ने प्रोविजनिंग के नए नियम जारी किए हैं। ऐसा क्या कहा गया है, नए नियमों में क्या असर होगा बैंकों पर, या क्यों ये इस तरीके का रिएक्शन देखने को मिल रहा है, इसको समझते हैं। सीएनबीसी टीवी 18 के ऋतु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु बताइए। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ईसीएल प्रोविजनिंग की फाइनल गाइडलाइंस रिलीज कर दी हैं। इसका ड्राफ्ट अक्टूबर में आया था और अब फाइनल रूल्स तैयार हो गए हैं। हालांकि बैंक्स ने कहा था कि इसकी इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन को थोड़ा पुशबैक करें, लेकिन आरबीआई ने कहा है 1 अप्रैल 2027 से ये नए रूल्स लागू हो जाएंगे। अब नए फ्रेमवर्क के तहत लोन्स को क्रेडिट रिस्क के बेसिस पर 3 स्टेजेस में क्लासिफाई किया जाएगा। स्टेज 1 में 12 महीने का एक्सपेक्टेड लॉस का प्रोविजन करना होगा, और स्टेज 2 और स्टेज 3 में लाइफ टाइम प्रोविजनिंग होगी। स्टेज 3 जो कि एसेंशियली एनपीए ही है, उसमें प्रोविजंस टाइम के साथ बढ़ेंगे और अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए 100% तक प्रोविजन हो सकता है। नाउ आरबीआई ने मिनिमम प्रोविजन फ्लोर भी सेट किया है कि उससे कम प्रोविजनिंग आप नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टेज 1 में 25 से 40 बेसिस पॉइंट्स है, उसमें अनसिक्योर्ड रिटेल के लिए 1% तक है, और स्टेज 2 प्रोविजनिंग ज्यादातर लोन्स की 5% तक रखी गई है। उसमें हाउसिंग और गोल्ड लोन्स को करीब 1.5% रखा गया है। अगर आप याद करें, अभी करंटली बैंक्स लगभग 40 बेसिस पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये 5% काफी बड़ा जंप होगा उनके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तुरंत करना पड़ेगा। ट्रांजिशन के लिए भी बैंक्स को रिलीफ दिया गया है। सो एडजस्टमेंट को FY28 से FY31 के बीच CET1 में फेज आउट किया जा सकता है। सो बैंक्स इंपैक्ट करने के लिए उनको काफी रनवे मिलेगा। अब अगर इंपैक्ट की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ी बेटर पोजीशन में है क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी एक्स्ट्रा बफर्स हैं। मक्वारी के मुताबिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की नेट वर्थ पर 5 से 10% का एक टाइम इंपैक्ट हो सकता है, और उनके क्रेडिट कॉस्ट 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स तक बढ़ सकते हैं। और नमूरा के मुताबिक अनसिक्योर्ड रिटेल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट लोन्स, इन सब में अपफ्रंट प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के CET1 पर 55 से 130 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर आ सकता है, और उनकी नेटवर्थ में 9% तक की गिरावट हो सकती है। अगर आप बैंक वाइज इंपैक्ट देखें तो ये काफी डिफरेंस है।
पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जैसे सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इन पे ज्यादा असर आ सकता है और प्राइवेट बैंक्स लाइक इंडसइंड बैंक पर भी काफी हिट हो सकता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंक्स जिनमें ऑलरेडी काफी कैपिटल बफर है, वो लार्जली इंसुलेटेड रहेंगे। शुक्रिया रितु ये डिटेल्स बताने के लिए। और इनफैक्ट स्टॉक्स में हम ऑलरेडी एक इम्पैक्ट देख भी रहे हैं, बातचीत कर भी लेते हैं। एक बात देखिए, पीएसयू बैंक स्पेस को ज़्यादातर स्टॉक्स वीकनेस के साथ हैं। यूनियन बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, यहाँ पर ठीक ठाक नुकसान देखने को मिल रहा है 2.5-3% तक का। कोई स्टॉक जो आपको वीक लग रहा हो, जहाँ यहाँ से और वीकनेस एक्सटेंड हो, या फिर ऑन डिप्स कोई लेना चाहेंगे? यस, देखिए जैसे आपने कहा पीएसयू बैंक्स में अच्छी खासी सेलिंग है एंड आई बिलीव कैनरा बैंक में एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन आया है 140 का, तो पॉसिबिलिटी है कि और सेलिंग आ सकता है। करंट लेवल से ये बिकवाली करके चले, 130 तक के टारगेट इसमें नजर आ सकते हैं। 142 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। तो 132 तक जा सकता है कैनरा बैंक, 140 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये राय है। चलिए रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। जिंदल साथी सील साथी रे, अरे सॉलिड इसकी फील है, जिंदल साथी सील है, तो असली स्टेनलेस स्टील है, क्वालिटी में दम है साथी रे, बिजनेस करेगा ग्रो साथी रे, टाइमलेस इसका लुक है साथी रे, और जिंदल साथी सील साथी रे। जिंदल साथी सील है तो असली स्टेनलेस स्टील है। तो जब भी आप स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स खरीदें, जिंदल साथी सील जरूर चेक करें। जिंदल स्टेनलेस, इंडियाज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ स्टेनलेस स्टील। मीनाक्षी, मैंने सुना है घर काफी अच्छा बनाया है। Try some of it. Delicious. मैंने कितनी बार बोला इनको कि टाइल्स बदलवा लो, सुनते ही नहीं। हाँ, टीना पर ये तो देखा ही नहीं। Beautiful. And what is this called? कचारिया। जब घर में कचारिया टाइल्स लगाओगे तो लोग तो पूछेंगे ही। हाँ मम्मी। कहाँ है बेटा? कुछ नहीं, बस मार्केट आई थी। डायन भी साथ है। वैसे कल डायन का फोन आया। जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए। जमीन में इन्वेस्ट। जमाना बदल गया है बाबूजी। मेरा मानो तो SIP भरो। हर पीढ़ी को यही लगता है कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ उनको ही आता है। अब क्या नया लाया यार? क्रिप्टो। बात इन्वेस्टमेंट की है, बस रीत नहीं है। कॉइन्स में शुरुआत सिर्फ 100 रुपए से। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. मेरा रुतबा है मेरा सिग्नेचर, मेरा जज्बा है मेरा सिग्नेचर, बेबाक है मेरा सिग्नेचर। सिग्नेचर फाइनेस्ट सिल्वर इलायची, a premium product from Dilbar Group. AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मनी 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 एवरी मंथ। सोच बदलो और बैंक भी। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और अप्रैल में बाजार ने शानदार रिटर्न दिए हैं। बाजार दौड़ने के साथ ही MTF पोजीशन भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल की MTF पोजीशंस का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ है हुरमास फताकिया। हुरमास बताइए। मार्च के महीने की जबरदस्त गिरावट के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी देखने मिली है अप्रैल के महीने में। अगर कल की क्लोजिंग तक देखें तो निफ्टी में 8% का, निफ्टी बैंक में 12 और मिड कैप इंडेक्स में तो 14.5% की तेजी देखने मिली थी। इस लिस्ट में IT इंडेक्स का समावेश हमने इसलिए किया है क्योंकि उसके दो मुख्य कारण हैं जिनकी बात हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं MTF बुक की, जहां पर जो आंकड़ा 1 लाख करोड़ के नीचे जाने की कगार पर था मार्च के अंत में, वहां पर 9% का इजाफा देखने मिला है और पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग तक यह आंकड़ा फिर से 1,14,000
14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब वो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस में इजाफा देखने मिला है? HCL टेक जहां पर 400% का उछाल आया है, इन्फोसिस में 90, सेल में लगभग 150% का उछाल आया है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जो कि MTF बुक के दो सबसे ज्यादा लेवरेज स्टॉक्स है, वहां पर भी 30 से 40% का इजाफा अप्रैल के महीने में देखने मिला है। HDFC बैंक की पोजीशनिंग अब लगभग 2,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन बात हम करते हैं HCL टेक की। ये 5 गुना जो आप देख रहे हैं उछाल MTF पोजीशंस में, वो पूरे अप्रैल के महीने में नहीं हुआ है, ये हुआ है सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में नतीजे आने के बाद। और नतीजे आने के बाद 3 दिनों में HCL टेक के शेयरों में 17% की गिरावट देखने मिली थी, और उसी दौरान ये MTF पोजीशंस में इजाफा देखने मिला है। 21 अप्रैल को जब बाजार बंद हुए तब HCL टेक के MTF पोजीशंस 150 करोड़ के आसपास थे। जब स्टॉक अगले दिन 11% गिरा तब ये जाकर के लगभग 600 करोड़ हो गए, और शुक्रवार को जब इन्फोसिस के नतीजों के बाद स्टॉक 6% फिर से गिरा तब ये पोजीशनिंग बढ़कर 750 करोड़ के आसपास जा चुकी थी। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जहां पर पोजीशंस में गिरावट देखने मिली है? REC एक आउट परफॉर्मर रहा है, यहां पर 24% का लिक्विडेशन देखने मिला है। HAL जो कि MTF बुक का सबसे ज्यादा लेवरेज स्टॉक हुआ करता था साल की शुरुआत में और पिछले साल भी, वहां पर पोजीशनिंग अब 18% घटकर 1100 करोड़ के नीचे जा चुकी है, और नजारा और केन्स टेक में भी 13% के लिक्विडेशन हमें अप्रैल के महीने में देखने मिले हैं। तो MTF बुक में भी सुधार हुआ है, बाजार में भी सुधार हुआ है, लेकिन इस महीने की हाईलाइट जो रही है वो HCL टेक और IT में बढ़ते हुए लेवरेज्ड पोजीशंस की है। शुक्रिया आपका हुर्माज ये डिटेल बताने के लिए। तो ये तमाम डिटेल्स जो कि हुर्माज ने शेयर की, लेकिन मार्केट्स की तरफ देखें तो अभी भी प्रेशर के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी 24,000 के इर्द गिर्द घूमते हुए फिलहाल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही जो आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 24,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं, और इनफैक्ट अभी हमने मिड कैप्स की लिस्ट जो डिस्कस की थी उसी से बातचीत करते हुए एक बार देखिए फार्मा स्टॉक्स पर नीरव आपकी राय क्या रहेगी? कोहान साहब देखिए कल का 20% सर्किट, आज 11% ऊपर। ग्लेनमार्क भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है, क्या व्यू है आपका इन दोनों शेयर्स पे? कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है क्या इस मूव के बावजूद भी? यस, देखिए ग्लेनमार्क में तो बिल्कुल ही अभी ब्रेकआउट आया है, और ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट यहाँ से काफी बढ़िया स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग करें, 2700 का पहला टारगेट रहेगा, नीचे में 2305 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ग्लेनमार्क में। कोहान्स में देखिए ये स्टॉक नो डाउट 1300 से नीचे आया अप टू 250 280 और लेवल्स, और वहां से वापस घूमा है 200 पॉइंट्स अप फ्रॉम लोज। पर अगर थोड़ा बहुत और डिप मिलता है अप टू 440 और लेवल्स, तब जाके बाइंग करना है ये स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से 600 के लेवल्स के पार निकल सकता है, तो डिप्स मिलता है तो डिप्स में बाइंग करें 440 के पास में, 415 के स्टॉप लॉस के साथ में 600 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। कोहान्स लाइफ पर 481 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा चेन्नई पेट्रो या HOAC ये शेयर्स कैसे लग रहे हैं? देखिए ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है, एंड आई बिलीव ये बाइंग बरकरार रहेगी। चेन्नई पेट्रो MRPL नियर द हाइस के पास में है, जबकि HOAC जो है उसमें एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। आई वुड सजेस्ट कि आप HOAC बाय करें, और गुड चांस कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से 200 के पार निकल सकता है। अच्छी बाइंग वॉल्यूम टर्म्स में भी हुई है, नीचे में अराउंड 140 के लेवल्स के पास में एक ब्रेकआउट आया है। 150 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें, 180 से 200 ये आपके दो टारगेट बन के उभर सकते हैं। चेन्नई पेट्रो और MRPL भी ऊपर जा सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा तेजी से HOAC ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये रह रही है आपके लिए दोनों शेयर्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें से वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। और अप्रैल में बाजार ने शानदार रिटर्न दिए हैं। बाजार दौड़ने के साथ ही MTF पोजीशन भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल की MTF पोजीशंस का पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ है हुर्माज फताकिया। हुर्माज बताइए।
मार्च के महीने की जबरदस्त गिरावट के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी देखने मिली है अप्रैल के महीने में। अगर कल की क्लोजिंग तक देखें तो निफ्टी में 8% का, निफ्टी बैंक में 12 और मिड कैप इंडेक्स में तो 14.5% की तेजी देखने मिली थी। इस लिस्ट में आईटी इंडेक्स का समावेश हमने इसलिए किया है क्योंकि उसके दो मुख्य कारण हैं जिनकी बात हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं एमटीएफ बुक की, जहां पर जो आंकड़ा 1 लाख करोड़ के नीचे जाने की कगार पर था मार्च के अंत में, वहां पर 9% का इजाफा देखने मिला है और पिछले शुक्रवार की क्लोजिंग तक यह आंकड़ा फिर से 1,14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब वो कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस में इजाफा देखने मिला है? HCL टेक जहां पर 400% का उछाल आया है, इंफोसिस में 90, सेल में लगभग 150% का उछाल आया है और रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक जो कि एमटीएफ बुक के दो सबसे ज्यादा लेवरेज स्टॉक्स है, वहां पर भी 30 से 40% का इजाफा अप्रैल के महीने में देखने मिला है। HDFC बैंक की पोजीशनिंग अब लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन बात हम करते हैं HCL टेक की। ये 5 गुना जो आप देख रहे हैं उछाल एमटीएफ पोजीशंस में, वो पूरे अप्रैल के महीने में नहीं हुआ है। ये हुआ है सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में नतीजे आने के बाद, और नतीजे आने के बाद 3 दिनों में HCL टेक के शेयरों में 17% की गिरावट देखने मिली थी और उसी दौरान ये एमटीएफ पोजीशंस में इजाफा देखने मिला है। 21 अप्रैल को जब बाजार बंद हुए तब HCL टेक के एमटीएफ पोजीशंस 150 करोड़ के आसपास थे। जब स्टॉक अगले दिन 11% गिरा तब ये जाकर के लगभग 600 करोड़ हो गए और शुक्रवार को जब इंफोसिस के नतीजों के बाद स्टॉक 6% फिर से गिरा तब ये पोजीशनिंग बढ़कर 725 करोड़ के आसपास जा चुकी थी। अब वो कौन से ऐसे शेयर है जहां पर पोजीशंस में गिरावट देखने मिली है? REC एक आउट परफॉर्मर रहा है, यहां पर 24% का लिक्विडेशन देखने मिला है। HAL जो कि एमटीएफ बुक का सबसे ज्यादा लेवरेज स्टॉक हुआ करता था साल की शुरुआत में और पिछले साल भी, वहां पर पोजीशनिंग अब 18% घटकर 1100 करोड़ के नीचे जा चुकी है और नजारा और केन्स टेक में भी 13% के लिक्विडेशन हमें अप्रैल के महीने में देखने मिले हैं। तो एमटीएफ बुक में भी सुधार हुआ है, बाजार में भी सुधार हुआ है, लेकिन इस महीने की हाईलाइट जो रही है वो HCL टेक और आईटी में बढ़ते हुए लेवरेज्ड पोजीशंस की है। शुक्रिया आपका हुर्माज ये डिटेल बताने के लिए। तो ये तमाम डिटेल्स जो कि हुर्माज ने शेयर की, लेकिन मार्केट्स की तरफ देखें तो अभी भी प्रेशर के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। निफ्टी 24,000 के इर्द गिर्द घूमते हुए फिलहाल, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप्स में ही जो आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। निफ्टी इस समय 24,000 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं और इनफैक्ट अभी हमने मिड कैप्स की लिस्ट जो डिस्कस की थी उसी से बातचीत करते हुए एक बार देखिए फार्मा स्टॉक्स पर नीरव आपकी राय क्या रहेगी? कोहान साहब देखिए कल का 20% सर्किट, आज 11% ऊपर। ग्लेनमार्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या व्यू है आपका इन दोनों शेयर्स पे? कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी दिख रही है क्या इस मूव के बावजूद भी? यस, देखिए ग्लेनमार्क में तो बिल्कुल ही अभी ब्रेकआउट आया है और ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट यहाँ से काफी बढ़िया स्टॉक को ऊपर लेके जा सकता है। करंट लेवल से आप बाइंग करें, 2700 का पहला टारगेट रहेगा। नीचे में 2305 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ग्लेनमार्क में। कोहान्स में देखिए ये स्टॉक नो डाउट 1300 से नीचे आया अप टू 250 280 और लेवल्स और वहां से वापस घूमा है 200 पॉइंट्स अप फ्रॉम लोज। पर अगर थोड़ा बहुत और डिप मिलता है अप टू 440 और लेवल्स तब जाके बाइंग करना है ये स्टॉक में। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत तेजी से 600 के लेवल्स के पार निकल सकता है। तो डिप्स मिलता है तो डिप्स में बाइंग करें 440 के पास में, 415 के स्टॉप लॉस के साथ में 600 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। ओके, तो ये राय रही आपके लिए। कोहान्स लाइफ पर 481 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा चेन्नई पेट्रो या HOVC ये शेयर्स कैसे लग रहे हैं? देखिए ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग आई है एंड आई बिलीव ये बाइंग बरकरार रहेगी। चेन्नई पेट्रो MRPL नियर द हाइस के पास में है, जबकि HOEC जो है उसमें एक बहुत बढ़िया रिवर्सल पैटर्न है। आई वुड सजेस्ट कि आप HOEC बाय करें और गुड चांस कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से 200 के पार निकल सकता है। अच्छी बाइंग वॉल्यूम टर्म्स में भी हुई है। नीचे में अराउंड 140 के लेवल्स के पास में एक ब्रेकआउट आया है। 150 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बाइंग करें। 180 से 200 ये आपके दो टारगेट बन के उभर सकते हैं। चेन्नई पेट्रो और MRPL भी ऊपर जा सकते हैं, मगर सबसे ज्यादा तेजी से HOEC ऊपर जा सकता है। ओके, तो ये राय रही है आपके लिए इन दोनों शेयर्स पर। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं।
मंत्रा और कुछ और खबरों की तरफ करेंगे रुख। फैक्ट्री वर्कर्स, मजदूर और कामगारों को हीट वेव से बचाने के लिए श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने इन्हें हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए वर्क ब्रेक देने और दूसरे इंतजाम करने की भी सलाह दी है। क्या है और डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए। दिवाली इस वक्त पूरे देश में गर्मी का पारा हाई है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया और कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री भी है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो कि धूप में काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर है, मजदूर हैं, इनको बाहर धूप में अंदर काम करना पड़ता है, तो इनको हीट स्ट्रोक होने का बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे में लेबर मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि सभी राज्यों से कहा है कि एक सुनिश्चित करें कि ये गाइडलाइंस का पालन किया जाए। खासतौर पर कि जो वर्कर्स हैं उनको बीच बीच में ब्रेक दिया जाए, उनको पानी के लिए ब्रेक वो भी दिया जाए, उनको याद दिलाया जाए बार बार कि उनको पानी पीना है। खासतौर पे कि 12 से 4 के बीच में कड़ी धूप होती है, डायरेक्ट धूप होती है, तो उसको उस टाइम उनको पूरा ब्रेक दिया जाए, काम के घंटों को एक्सटेंड किया जाए, सुबह काम ले लिया जाए या शाम को काम ले लिया जाए, या फिर दूसरे इंतजाम जो फैक्ट्री के अंदर करने की बहुत जरूरी है। खासतौर पे कि ORS का इंतजाम हो, वहाँ पर बर्फ पैक का इंतजाम हो, शेड में बैठने का इंतजाम मजदूरों के लिए किया जाए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो कि जो फैक्ट्री वर्कर्स या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए उठाए जा सकते हैं। ये उठाने की उनको सलाह दी है ताकि जो भी मजदूर है उनको हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके, उनको जान माल की हानि का किसी तरह से कोई नुकसान ना हो और फैक्ट्री का जो आउटपुट है उसमें भी किसी प्रकार की कमी ना है। तो ये एडवाइजरी लेबर मिनिस्ट्री ने जारी की। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो हीट वेव से डील करने के लिए, स्पेशली प्रोटेक्ट करने के लिए मजदूरों को ये श्रम मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और लेकर आते हैं आपके सामने खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूप अगडे और आईडीबीआई कैपिटल के सचिन सर्वदा के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, प्रदीप ने लीड बनाई हुई है, 6% के रिटर्न प्रदीप का पोर्टफोलियो दे रहा है, पहले पायदान पर हैं। सचिन का पोर्टफोलियो 3.5% से ज़्यादा के रिटर्न्स लैंड कर रहा है, ये दूसरे नंबर पर है। रूपक का पोर्टफोलियो फ्लैट है। हालांकि कल रूपक लीड कर रहे थे बट यहाँ पर थोड़ी सी वॉल्टिलिटी परफॉर्मेंस में दिखाई दी है। बट सो फार एक डिसेंट सेट ऑफ रिटर्न्स प्रदीप और सचिन की तरफ से रजिस्टर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें प्रदीप कर रहे हैं लीड 6% के गेंस के साथ। तो ये रहा पूरा अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 पर। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे नो योर कंपनी, जहाँ आज हम बातचीत करेंगे सिटी यूनियन बैंक के MD और CEO एन कामाकोडी से। एक छोटे से ब्रेक के बाद देख सकते हैं आप आशीष वर्मा के साथ नो योर कंपनी। नमस्कार।